सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इन इम्पोर्टेंट मुद्दे पे डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है करंट अफेयर्स की न्यूज़ से, या यूपीएससी रिलेटेड एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो मैं इन पॉइंट्स पे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं एनोनिमस यूपीएससी मेंटर हूँ। 2 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, 2022, 2023। एक आईएफएस का इंटरव्यू दिया है। 3 मेंस लिखे हैं मैंने इस प्रोसेस में। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम रेडी टू हेल्प। और मैंने जो समझा कि मेरे को जिस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं उस तरीके से अपना इंसाइट देना चाहूँगा इन वीडियोस के माध्यम से। सो लेट्स बिगिन। तो पहली न्यूज़ वही सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, अडानी के शेयर्स फिर से गिर गए हैं बिकॉज ऑफ अ न्यूज़ इन यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे एक ग्रैंड जूरी ने इंडिक्ट कर दिया है गौतम अडानी, जो चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप हैं। अभी इंडिक्टमेंट क्या होता है ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इंडिक्टमेंट क्या होता है। बट अभी ये डिस्कस करते हैं केस क्या है। तो केस कुछ नहीं है, इतना है कि $250 मिलियन यानी 2000 करोड़ की ब्राइबरी के केस में यूएस में गौतम अडानी और उनके कुछ ऑफिसर्स यानी हाईएस्ट लेवल सीईओ वगैरह को इंडिक्ट किया गया है, एक्यूज़ किया गया है। ब्राइब्स क्यों दिए गए थे? ब्राइब्स इसलिए दिए गए थे क्योंकि एक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके कंपनी है जिनको सेल करनी थी पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को, लेकिन एसईसी को कोई भी बायर्स नहीं मिल रहे थे। और ये जो पावर मिलनी थी, ये पावर मिलनी थी अडानी की तरफ से। अगर इनको बायर नहीं मिल रहे थे तो अडानी की कंपनी भी इनको नहीं सेल कर पाती। इसलिए इन्होंने ब्राइब किया। और बायर कौन हो सकते हैं? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो इन्होंने ब्राइब किया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को। ये एक्विजिशन है, अभी प्रूवन नहीं है कि आप एनर्जी लो SECI से सोलर पावर, और इससे हमें रेवेन्यू का ग्रोथ होगी। तो ये एक्विजिशन है जिससे अडानी की ग्रुप को फ़ायदा हुआ है। अब ये इंडिक्टमेंट क्या होता है? तो इंडिक्टमेंट क्या होता है? इंडिक्टमेंट एज पर ब्लैंक्स लॉ डिक्शनरी इज़ ए फॉर्मल रिटन एक्विजिशन। ये एक्विजिशन है विच इज़ अगेंस्ट ए पार्टी चार्ज विथ क्राइम। ठीक है, कुल मिला के एक तरह से फॉर्मल नोटिस दिया जाता है जिसमें एक एक्यूज को, जिसमें वो प्रूव कर सकता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। ही कैन प्रूव दैट ही इज़ नॉट गिल्टी एक्यूज। अब एक अच्छे सोचने वाली बात यह है कि अगर ब्राइब कमिट किया गया है इंडिया में तो इंडिक्टमेंट एक्विजिशन यूएस में क्यों? तो यूएस की कंपनी ने ये बोला है कि ऑल्दो ये ब्राइब इंडिया में कमिट हुई है, बट यूएस में इन्वेस्टर्स से पैसा जो लिया है अडानी ग्रुप ने इन वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो इस विश्वास पे, इस सेंटिमेंट पे लिया है कि एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन ये इन्वेस्टर्स को, यूएस के इन्वेस्टर्स को धोखा दिया गया है इंटरनेशनल बिजनेस में, इसलिए ये एक्विजिशन है, इसलिए ये इंडिक्टमेंट है। अब क्या है कि एक पूरा कोर्ट में केस चलेगा और उसके बाद अगर ये प्रूवन होता है तो पेनल्टी वगैरह दी जाएगी, पेनल्टी वगैरह लगेगी अडानी ग्रुप पर। अब इसका फॉल आउट क्या होता है इस पूरे एपिसोड का? तो मेन ये हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करना है। जो पुराना है वो तो बस एक तरह से दैट इज़ फैक्ट्स। अब फैक्ट्स पे जो एनालिसिस होता है और एनालिटिकल ब्लेंड ऑफ माइंड बनता है, दैट हेयर कम्स यूपीएससी। देखो, तो इस एपिसोड का फॉल आउट ये है कि पहले तो क्या हुआ कि 2.6 लाख करोड़ रुपए गिर गए अडानी के शेयर्स में। 2.6 लाख करोड़ रुपीज़ का एक लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट क्या होता है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार यूपीएससी ने बीटा पूछा है 2023 में क्या होता है, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोअर सर्किट एक तरह से हर शेयर में कुछ एक प्राइस फिक्स कर देती है सेबी, कि अगर 100 रुपीज़ का शेयर है, अगर वो ऐसा हो कि अगले दिन 0 रुपये रह जाए तो इन्वेस्टर्स का तो बहुत वॉलेटिलिटी हो जाएगी मार्केट में। वॉलेटिलिटी यानी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाएगी और इन्वेस्टर्स का पैसा नुकसान हो सकता है। इसलिए एक लोअर सर्किट होता है और हायर सर्किट होता है। लोअर सर्किट मतलब हर शेयर में कुछ प्राइस फिक्स होती है कि इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगा, जैसे ही वो जाएगा तो ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद हो जाएगी। और इसमें भी कुछ होता है कि कहीं पर लोअर सर्किट 3 बार लगता है, कई बार 1 बार लगता है। तो ऐसे करके अडानी के शेयर में जब मार्केट खुला था तो अडानी पोर्ट्स में 20% का लोअर सर्किट लग गया।
अडानी ग्रीन में भी ऐसा लोअर सर्किट लगे थे, लेकिन फिर ऑल्दो वो थोड़ा प्राइस में बढ़ गए बट ओवरऑल लोअर सर्किट लगा, तो ओवरऑल इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.6 लाख करोड़ से कम हो गया। तो लोअर सर्किट इस तरीके से होता है। दूसरा शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि हमें लगता है कि हम शेयर्स को केवल बाय कर सकते हैं, पर ऐसा फिर बाद में उसको सेल कर सकते हैं। अगर हमारे पास शेयर नहीं है तो हम उसको बेच नहीं सकते पहले। लेकिन नॉर्मली मार्केट में क्या होता है कि ऑल्दो आपके पास शेयर नहीं हो डीमैट अकाउंट में, लेकिन आप उसको पहले सेल कर सकते हो, उसके बाद उसको बाय कर लो। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग ये क्या हुआ था, जब जनवरी 2023 में हिंडलबर्ग का क्राइसिस आया था, तब हिंडलबर्ग का क्राइसिस में जब हिंडलबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी अडानी को, तभी एक्वेशन था कि वो शॉर्ट सेलिंग करके पूरा पैसा कमा लिया, और उन्होंने एक तरह से फ़ायदा उठाया इस रिपोर्ट का, जिससे मार्केट गिर जाएगा, अडानी के शेयर्स गिर जाएंगे और उनको बहुत प्रॉफिट होगा। शॉर्ट सेलिंग मतलब वही कि पहले आपने बेच दिया उस शेयर को, उसके बाद आपने कम कीमत में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1300 रुपये में शेयर बेच दिया, आपके पास भले ही डीमैट में थे नहीं, लेकिन आपने 1100 रुपये जब प्राइस आई तो आपने बाय कर लिया। अब ऐसे हर कोई बेचने लगेगा, तो शॉर्ट सेलिंग की वजह से कोई भी शेयर की प्राइस गिरती रहेगी, इसलिए वो बहुत कम हो जाएगा। और जब आपने पहले सेल कर दिया उसके बाद बाय किया कम प्राइस में, इसको कहते हैं हम स्क्वायर ऑफ करना, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने 2023 में बीटा पूछा था कि बीटा किससे रिलेटेड है, तो ये एक स्टॉक मार्केट से प्राइस रिलेटेड है कि जितना वोलेटिलिटी होती है मार्केट में उसको बीटा कहते हैं। वोलेटिलिटी मार्केट में होती है उसको बीटा कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए जो हमें इकोनॉमिक्स के रिलेटेड समझने हैं फॉर प्रीलिम्स। अब एक्चुअली में क्या हुआ है इनके साथ, अडानी के साथ, कि अब इनको आगे ना फंड्स मिलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होनी है। क्यों? क्योंकि अडानी बॉन्ड्स प्लान भी इन्होंने डिफ़र कर दिए थे 600 बिलियन के, और फ्यूचर में भी क्या होगा कि इनकी जो रेटिंग है ना बॉन्ड्स की, वो मूडीज़ या फिर जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने गिरा दी है। तो अब क्या होता है, हाई कॉस्ट मिलेगी इनको। मतलब जैसे पहले ना 2% पे ब्याज पे बॉन्ड्स मिल जाते थे, यानी पैसा उठा लगते थे मार्केट में, अब वो 2% पे नहीं उठा पाएंगे। अब उनको कम से कम नहीं तो लगेगा जैसे 4% लगेगा। तो अब बहुत बड़ा अमाउंट आप उठाते हो ना, तो आपको 4% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए तो इनको हाई कॉस्ट ऑफ फंड होगा। तो अडानी के लिए तो ये नुकसान हो गया कि इनको हाई कॉस्ट ऑफ फंड रहेगा, तो इनको इनका खर्चा बढ़ गया है। और दूसरा लिक्विडिटी भी दिक्कत हो जाएगी, सेटलमेंट। अब एक और निकाला जा रहा है कि मोस्टली ये लोग क्या करेंगे कि सेटलमेंट कर देंगे, जो भी इनको पेनल्टी लगेगी उसकी सेटलमेंट कर देंगे, बट उसकी कॉस्ट सेटलमेंट की बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर $250 मिलियन का ब्राइबरी यानी 2000 करोड़ की ब्राइबरी है, तो उनको रेपुटेशनल लॉस भी हुआ है और इनको सेटलमेंट का पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब एक और पॉइंट है इनका कि ग्लोबल कंपनी है ये, तो इनका ना दूसरा जो बिज़नेस इंटरेस्ट है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल केन्या ने भी इनका पावर ट्रांसमिशन की डील को हटा दिया है। तो अगर कोई एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी ने ऐसा किया है कि किसी के पास इनके ना शेयर्स पड़े हैं अडानी के, तो आई वुड सजेस्ट कि ना, मतलब मैं ये पर्सनल वैसा दे रहा हूँ कि कोई अगर शेयर पड़े हैं तो आपको जो डिसीजन लेना है, होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आपको बेचना है, वो अलग बात है, मैं उसमें आपको कोई सजेशन दूंगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि ये मार्केट गिर रहा है अडानी का तो वो ख़रीद ले, तो आई वुड रिकमेंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि ऐसे टाइम पे ना ये एक तरह से फॉलिंग नाइफ हो गई है। फॉलिंग नाइफ में क्या होता है कि इसका किसी को पता नहीं है कि कितना प्राइस में ये ऊपर उठेगा। तो अभी ये मत रिस्क लेना, हिडलबर्ग जैसे गिर के वो वापस आ गया था, तो यहाँ पर भी वैसे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कब तक गिरेगा। तो अभी वेट एंड वॉच की ही अपनाओ। तो केन्या ने भी ट्रांसमिशन डील को हटा दिया है। तो इसके बाद और भी चीज़ है जो हम यूपीएससी के रिलेटेड देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये न्यूज़ आर्टिकल भी आया था कि वाई.एस. जगन से मिलकर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से मिलकर एक्विजिशन है, SEC यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने कहा है कि जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे उनसे मिलकर ब्राइबरी का इशू आया है। अब देखो इसमें हमें यूपीएससी के रिलेटेड क्या समझना है कि देखो यूपीएससी में एक टॉपिक है जिसमें एथिक्स में आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यही है, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरा एक वो जो है ना नेक्सस, पॉलिटिशियन, वोरा कमेटी ने कहा है पॉलिटिशियन, क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेट। ये तो यहाँ पे क्रिमिनल है, लेकिन जब बिजनेसमैन आ जाता है, आप ऐसे चार्ट बना सकते हो, उसमें बिजनेसमैन लिख दो एंड लिख दो कि भैया
दिस इज़ अ नेक्सस ऑफ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट। तो ये वाला जो नेक्सस है वो विशियस नेक्सस है। तो इसमें क्या है, टॉप इम्पोर्टेंट एग्जांपल आप दे सकते हैं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म का, हिंडलबर्ग सागा में भी हैम्परिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट, जो हिंडलबर्ग का हुआ था उसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के नुकसान बहुत हुआ था। ऑटोनॉमी ऑफ रेगुलेटर जो है सेबी का, वो भी स्कैनिंग में आ गया। हाँ, तो कुछ कीवर्ड्स भी हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शॉर्ट सेलिंग। दूसरा, अब देखो एथिक्स में ना, आप जब दो एग्जांपल देने होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप कुछ एग्जांपल पॉजिटिव में हमेशा टाटा ग्रुप का दे सकते हो, जिन्होंने अपने एथिक्स को हमेशा ऊपर रखा, कंपैशन को ऊपर रखा। और नेगेटिव एग्जांपल में आप ऐसे एक्विजिशन वाले दे सकते हो कि एक्विजिशन ऑफ लाइब्रेरी इन अडानी ग्रुप एंड ऐसे अदर ग्रुप्स के एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक वीडियोकॉन का एग्जांपल था, वीडियोकॉन आईसीआईसीआई जो लोन दिया था चंदा कोचर ने, दैट वाज आल्सो वन इंसिडेंट वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैम्पर हुई थी। इसके बाद कुछ यूपीएससी रिलेटेड ज्ञान देना चाहूँगा मैं, जो मुझे इन इंसिडेंट में एथिक्स का एग्जांपल में लगता है कि देखो एथिक्स में एक होता है कंपैशनेट कैपिटलिज्म, जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ केवल यही कीवर्ड नहीं है, एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है कि ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी। ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, जो पैसा है वो केवल कॉर्पोरेट का नहीं है, वो पब्लिक का भी है। और एक है कि कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी होने की वजह से ये सिन हो जाता है, जो महात्मा गांधी जी ने 7 सिन में बताया अपना। तो कुछ ये कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हम केवल कंपनी का फ़ायदा नहीं होता, सारे स्टेक होल्डर का फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होता है, स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होता है, और जो कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न, तो फिर सरकार, गवर्नमेंट का भी और सोसाइटी का भी फ़ायदा होता है। इसके बाद एक ये चीज़ देखनी चाहिए, इसकी वजह से ना अगर ऐसा स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत डूबता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा, और लोग सट्टे की तरह पैसा लगाने लगते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। कुछ इकोनॉमिक्स के लिए मैं ज्ञान देना चाहूँगा कि एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होती है। आपको एक चीज़ पता है कि जो एक्सटर्नल डेट है ना इंडिया का, उसमें से मेजरली जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार का केवल 4% ही एक्सटर्नल डेट है। जो मेजरली हमारा जो डेट आता है ना बाहर से, दैट इज़ फ्रॉम कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट कैसे लेता है, वही बॉन्ड लेता है या फिर इक्विटी रेस करता है बाहर से। तो इस तरीके से पैसा बाहर से आता है। दूसरा कुछ कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग किस में होती है, तो एक सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स किस लिए होता है, जो 30 कंपनीज होती हैं टॉप। निफ्टी क्या होता है, जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो इनमें ही अडानी ग्रुप था। अडानी ग्रुप के शेयर्स में जब सेलर्स हावी हो जाते हैं तब शॉर्ट सेलिंग करने लगते हैं। इसको बियरिश ट्रेंड भी कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड आया यहाँ पर जिसका नाम है बॉन्ड। तो बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड एक तरह से एक ऐसा कागज़ होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बॉन्ड होल्डर है, बॉन्ड होल्डर ने जो बॉन्ड इशू करने वाला है, ये बॉन्ड इशू करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप बॉन्ड इशू करता है और इसने यूएस के इन्वेस्टर्स को बॉन्ड दिए। तो यूएस के इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड खरीदे अडानी ग्रुप के, और उसमें कुछ परसेंटेज 5% फॉर एग्जांपल लिया पैसा, 5% के इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे, बॉन्ड यील्ड कहते हैं उसको हम। और बॉन्ड होल्डर ने कुछ 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया। तो इस तरीके से अडानी ग्रुप का फ़ायदा क्या है कि अडानी ग्रुप को पैसा मिल गया केवल 5% पे, और बॉन्ड होल्डर का फ़ायदा क्या है कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, यानी सेफ गार्ड रहेगा 5% पे अडानी ग्रुप पे। अब क्या होगा कि अब ना बॉन्ड प्राइजेस अडानी के बॉन्ड जो परसेंटेज है, यानी जो बॉन्ड यील्ड है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि बॉन्ड पैसा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग है ना बॉन्ड की वो कम हो गई है। क्यों हो गई, क्योंकि अब इन्होंने एक तरह से वायलेशन कर दिया है। जो वायलेशन यानी जो यूएस में इंडिक्टमेंट हुआ है उसकी वजह से इनके बॉन्ड में इनको ज़्यादा महंगे बॉन्ड देने पड़ेंगे, तो हायर इंटरेस्ट रेट बेचना पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ इनकी फंड्स हाई हो गए हैं।
तो ये कुछ पॉइंट की बात बताना चाहता। इसके बाद दूसरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सेबी की न्यूज़ आई है। देखो एक कुछ सेबी की न्यूज़ भी बहुत काफ़ी टाइम से सेबी न्यूज़ में लास्ट ईयर हमें लगा था, मैंने और मेरे दोस्तों ने प्रिडिक्ट किया था कि GS2 में रेगुलेटरी बॉडीज़ में गारंटी आएगा सेबी, बट आया नहीं। इस बार मुझे लग रहा है कि 2025 में पक्का आना है सेबी। तो अब देखो क्या है, कुछ नॉर्म्स ले आया है सेबी ने। SME यानी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं ना, उनके IPOs आते हैं कुछ अमाउंट के। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम से IPO बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इनटू IPOs। तो कुछ रेगुलेशंस लाए हैं किसकी वजह से गाइडलाइंस को टाइटन कर दिया है। तो वो क्या गाइडलाइंस टाइटन कर दिया ये हम देखेंगे। तो गाइडलाइंस एक ये कर दिया है। पहले तो इसका ज़रूरत क्या थी कि हो क्या रहा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के IPO होते हैं, जैसे SMEs कोई भी छोटी कंपनी है वो IPO ले आती थी और बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक असेसमेंट करते थे, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा दिखते थे SME के IPO में। उसकी वजह से क्या होता था कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं ना, जैसे वो 550 करोड़ फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का IPO है, अब वो ऐसा दिखाएंगे 10 करोड़ का IPO बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट में, जबकि उस कंपनी की वैल्यूएशन 2 करोड़ भी ना हो। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फंस जाता है क्योंकि उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, अनरियलिस्टिक असेसमेंट होने लगता है। इसकी वजह से दिक्कत आने लगी। अब तो क्या रेगुलेशंस लाए, पहला तो इंक्रीज़ कर दिया मिनिमम एप्लीकेशन साइज़ ताकि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ही हों। दूसरा, मिनिमम इन्वेस्टर्स को 150 से 200 कर दिया। तीसरा, लॉक इन पीरियड बढ़ा दिया, 5 साल कर दिया प्रोमोटर्स के लिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोमोटर्स ने अपना IPO के ज़रिए पैसा, प्रोमोटर ने जिन्होंने कंपनी चालू करी है, 5 साल उनको रखना पड़ेगा अपना पैसा, उसके बाद ही वो IPO का पैसा निकाल सकते हैं। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन को 5 साल का लॉक इन पीरियड कर दिया है। इसके बाद एक कि फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिपेइंग ऑफ डेट। तो आप फंड्स को इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि आपको रिपे करना है डेट को। तो फंड्स का यूटिलिटी अब एक स्पेशलाइज कर दिया है। तो ये मैंने आर्टिकल शेयर किया है, ऐसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐसे कुछ हाईलाइट करके डाल देता हूँ ताकि मेरे को भी एक रिपोजिटरी बन जाए मेरे पास और बाकी और लोगों को भी हेल्प हो जाए। इसके बाद देखो ये GS2 में रेगुलेटरी बॉडी का टॉपिक है, तो मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा देता हूँ। एक तो स्ट्रक्चर क्या है सेबी का, स्ट्रक्चर ये है कि सेबी केम अंडर एक्ट ऑफ 1992 हर्षद मेहता स्कैम के बाद। इसके पास पावर क्या क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है, यानी सर्च एंड सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स कर सकता है ना। वेंचर कैपिटल फंड्स को रजिस्टर कर सकता है। कोसी जुडिशियल इसके पास पावर है, पेनल्टी वगैरह लगाता है। कोसी लेजिस्लेचर पावर है। और एक SAT करके सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो जो भी गलती अगर सेबी ने कोई भी बात लगाई है तो उसका ट्रिब्यूनल क्या है जिसमें हम उसको अपील करके डाल सकते हैं, दैट इज़ SAT। अब देखो क्या क्या अचीवमेंट है सेबी की, ये एग्जांपल्स में मेंस में लिखने में काम आएगी। एक तो 2+0 सेटलमेंट कर दिया। 2+0 सेटलमेंट क्या होता है, 2+0 सेटलमेंट ये है कि अगर आपने एक दिन शेयर खरीदा, तो जैसे आपने खरीदा 20 नवंबर को, तो आपके डीमेट में 2+0 यानी उसी दिन आ जाएंगे शेयर शाम तक। पहले क्या होता था कि T+2 होता था, फिर T+1 हुआ, तो अब T+0 तक हम ले आए हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा स्कोर्स प्लेटफॉर्म है, ये मेंस प्रीलिम्स में भी आ सकता है। स्कोर्स प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि भाई कोई भी गलतियाँ होंगी, कोई भी कमी होंगी वो बता देगा। इसके बाद एक अच्छा पोर्टल आया है, दैट इज़ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल स्टॉक एक्सचेंज आप समझ सकते हो, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई अच्छे काम, जैसे वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो वेस्ट टू एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट विल कम अंडर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। या फिर तुम्हारे लाडली लक्ष्मी जो लाडली बहना होती है, या फिर SSGs होती हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट करने वाली जो कंपनी है दैट इज़ स्टॉक, सोशल स्टॉक। अब वो क्या होता है कि ऐसी जो कंपनी जो कुछ सोशल सेगमेंट में, सोशल सेक्टर में काम कर रही हैं, उसको अगर अपना फंडिंग उठानी है, पैसा उठाना है इन्वेस्टर से, तो वो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगी। और इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि इस नॉर्म्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें एक्सचेंज में लिस्ट हो सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सोशल सेक्टर में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर। अब कुछ इश्यूज़ बताऊंगा। देखो इश्यूज़ क्या है सेबी में, सबसे पहले केवल 980 एम्प्लॉयज़ हैं और US में 4500 एम्प्लॉयज़ हैं, 4500। तो कितना आप कंपेयर कर सकते हो, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसके बाद ऑटोनॉमी बहुत कम है, गवर्नमेंट के एडवाइस से उनको बाउंड होना पड़ता है। फिर कुछ अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस को रोक नहीं पाए, यानी अडानी का शॉर्ट सेलिंग जो हुई थी हिडेनबर्ग के टाइम पे। एक एलिगेशन ऑफ चेयरमैन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, माधवी बुच ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एलिगेशन आए थे माधवी बुच पे। तो माधवी बुच में कुछ इन्वेस्टमेंट थी उनके, उन्होंने उसको बताया नहीं था, तो माधवी बुच पे आए थे। दूसरा एक कोलोकेशन स्कैम हुआ था, उसका भी एक है। विचित्र रामकृष्ण CEO, उन्होंने क्या किया था, वो बोल रहे थे कि मेरा जो डिसीजन है वो एक बाहर के मिस्टिक है, साधु हैं, उनसे इंस्पायर्ड था। फिर लेस एपिसिटी
ओपेसिटी फॉर मैनेजमेंट ओवरसाइट, अडानी हिंडरबर्ग जो इशू आया था। इसके बाद कई और बॉडी से भी आप ओवरलैप होता है, IRDA, RBI, PF, RDA, FMC, फिर टैलेंट पूल, फिर राइज ऑफ फिन इन्फ्लुएंसर्स। फिन इन्फ्लुएंसर्स यानी अब क्या हो गया है कि सेबी मतलब यूट्यूब में ना कई लोग अपना एडवाइस देते रहते हैं कि भाई ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, तो उनका इन्फ्लुएंस को ना उसकी वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये कई बार सेबी में बोला है, कई बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हाउस होल्ड जो सेविंग्स है ना, हाउस होल्ड सेविंग्स वो कम हो गई है। दैट इज़ अ मेजर चैलेंज, अपकमिंग चैलेंज फॉर पीपल हु आर कमिंग इन टू देयर यंग एज। एंड कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गया ये कि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, हर कोई ग्रो ऐप या फिर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब कुछ वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए? वे फॉरवर्ड ये होनी चाहिए कि सेकंड ERC की रिकमेंडेशन है कि रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट हो, इन सबको पार्लियामेंट्री ओवरसाइट में लेके आओ। बी एन कृष्णा कमेटी ने बोला है कि सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ का मर्जर कर दो और कुछ ही रेगुलेटरी बॉडीज़ हो ताकि ओवरलैप ना हो। फिर एक PYQ है 2023 का, आप ये देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स टू, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, an investment strategy of a portfolio management to balance risk versus reward, the type of systematic risk that arises when perfect hedging is not possible, a numeric value that measures the fluctuation of a stock to changes it in the overall stock market। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप खुद भी देख सकते हो। बाकी आपको ये प्रीलिम्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेरा सही हुआ था। मुझे स्टॉक मार्केट कैसे नॉलेज थी, मैं ऐसे देखता रहता था ऐसे क्वेश्चन न्यूज़ वगैरह, तो मुझे पता था कि डी आंसर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे ही ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, मैं कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एनालिटिकल वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा ताकि मेरा भी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो। और आप ऐसे ही टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ इस चैनल पे, कुछ अगर मेरे को सही लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।